अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट 1 का चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसका हमारा आज का टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की अगर हम सबसे पहले जो डेफिनेशन की बात करें कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास होता क्या है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले हम कहेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग इसको यूज़ किस लिए करते हैं? किसी भी जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास को जो है एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी जो है वो एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि उनकी जो अबंडेंस के बारे में फाइंड करने के लिए कि उनकी जो है वो रिलेटिव अबंडेंस कैसी है। डिफरेंट आइसोटॉप्स की हमें रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताएगा मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा हमें जो है वो उनके रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताएगा। उसको डिटरमाइन करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और ये एक सादा सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है। ये तो था मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो कि इंस्ट्रूमेंट है। ऐसी टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। मैस स्पेक्ट्रोमीटर ऐसा वाला जो कि इनको जो है वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वो रिलेटिव एटॉमिक मास भी हो सकता है, हमें जो है अबंडेंस भी बता सकता है कि हमारे पास किसी भी आइसोटॉप की अबंडेंस कैसी है। इन सबको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे हम लोग कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर की जो वो टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी होता है। अगर हम इसकी बात करें, एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो हमारे पास डिज़ाइन किया गया है डिफरेंट आइसोटॉप को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए उनके एटॉमिक मासेस की बेस पे। लेकिन इसमें जो हम आइसोटॉप को आइडेंटिफाई करते हैं उनकी स्टेट जो हमारे पास होती है गैसियस स्टेट में होते हैं, में वो होते हैं गैसियस स्टेट उनकी। अब अगर हम डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं तो जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये हमारे पास इसको डिज़ाइन किया गया है। हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे पास होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। एस्टर हमें जो गैसियस स्टेट के बारे में एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन जो डेम्स्टर है वो हमारे पास जो जो सॉलिड स्टेट में होंगे उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक जो है वो इसमें हमारे पास शामिल होता है एम्पलीफायर और एक हमारे पास इसमें होता है रिकॉर्डर। ये इस डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर का हिस्सा है जो कि हम जो है वो इसके अंदर ही इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास इसमें जो कंपोनेंट्स शामिल होते हैं ये 5 डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है इसके कंस्ट्रक्शन में शामिल है। सबसे पहले हमारे पास वेपोराइजेशन चैम्बर है। इस वेपोराइजेशन के चैम्बर जो है इसके अंदर हमारे पास ये हीटर इन्वॉल्व होता है, जिसे हम, ये हीटर है। इसके साथ जो है ये हमारे पास सैम्पल इनलेट है जिसमें से हम लोगों ने सैम्पल जो है वो ऐड करना है इसके अंदर। सैम्पल इनलेट इसे कहते हैं। सैम्पल इनलेट में से ये सैम्पल हमने ऐड किया जो कि हीट होगा। हीट होने के बाद जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है वेपर स्टेट के अंदर। और इस वेपोराइजेशन चैम्बर जो है इसका काम ये है कि इसके अंदर जो प्रेशर होता है इसका लो रखा जाता है। और इसका काम ये है कि इसने जो है जो सब्सटेंस हमने सैम्पल यहाँ से ऐड करना है उस सैम्पल को इसने जो है वो कन्वर्ट कर देना होता है वेपर्स में। यहाँ पे सैम्पल हमारे पास वेपर्स में चेंज हो जाता है और वो वेपर जो है उसका प्रेशर जो है वो कम रखा जाता है और इसकी रेंज हमारे पास होती है वेपोराइजेशन चैम्बर में 10⁻⁻7 जो है 10⁻⁻6 स्टोर जो है वो रखी जाती है। इसके बाद हमारे पास जो है वेपर्स की फॉर्म में बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा चैम्बर है जो कि होगा आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन जो चैम्बर है इसमें हमारे पास जो है ये शामिल होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीटेड फिलामेंट। इसे हम हीटेड फिलामेंट कहते हैं। इसमें इसका क्या काम, आयोनाइजेशन का काम होता है आयंस बनाना। जो एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसको आयोनाइज किया जाता है आयोनाइजेशन चैम्बर के जरिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की मदद से, जो कि हमारे पास जो है वो टंगस्टन फिलामेंट के अंदर से आते हैं। जैसे कि जो है हमारे पास ये हीटेड फिलामेंट है जिसे हम लोग टंगस्टन फिलामेंट भी कहते हैं। हीटेड फिलामेंट कह रहे हैं या टंगस्टन फिलामेंट। इस फिलामेंट से जो है ये क्या करेगा, इसका काम है हीट करना। इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करेगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो एटम्स हैं वो आयंस में चेंज हो जाएंगे आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। अब हमारे पास आयंस बन जाएंगे और हमारे पास वो आयन होंगे पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनेंगे। इसके बाद थर्ड वन की बात करें तो हमारे पास थर्ड वन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दो फील्ड शामिल होती हैं, एक ये वाली और एक हमारे पास ये वाली है। ये वाली हमारे पास, इसे हम लोग पॉजिटिव ग्रिड भी कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव ग्रिड। इनका काम ये है कि जब हमारे पास जो है जब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो हम लोग रखते हैं, इसमें वोल्टेज जब हम रखते हैं 500 से जो है वो 2000 वोल्ट तक जो है, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है तो वो क्या करता है, इन इन परफोरेटेड ट्यूब्स के दरमियान हम इतना पोटेंशियल अप्लाई करना है। जब हम इतना इसको पोटेंशियल देते हैं, इतना पोटेंशियल देने से हमारे पास क्या होगा इन परफोरेटेड ट्यूब के अंदर कि हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव ग्रिड की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास जो ये जो पॉजिटिव आयन जो हैं यहाँ पे आयनाइजेशन चैम्बर में बने हैं, वो पॉजिटिव आयन जो हमारे पास मूवमेंट होगी उनकी इस नेगेटिव ग्रिड की तरफ, वो नेगेटिव ग्रिड की तरफ जो है पॉजिटिव आयन मूव करेंगे और वो एक्सेलरेट हो जाएंगे, उनकी स्पीड जो बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास फोर्थ वन की बात करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास जो है ये डिफरेंट जो है वो स्लिट्स वगैरह शामिल होती हैं। ये स्लिट प्लेट्स हैं
ये जो हमारे पास आइसोटोप के केटायंस बने यानी कि जो पॉजिटिव आयंस बने हैं यहाँ पे जो कि इस तरफ मूव किए हैं, इस फील्ड के नेगेटिव ग्रिड की तरफ या नेगेटिव जो है वो फील्ड की तरफ मूव किए हैं, तो ये जो केटायंस जो हैं आइसोटोप के, इनके मैसेज जो है वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट मासेस हैं इनकी, डिफरेंट जो है वो मास टू चार्ज रेशो जो है वो ये इनकी रेशियो जो है ये डिफरेंट होती है, इनके मासेस डिफरेंट होते हैं। मास टू चार्ज रेशियो की डिफरेंस होने की वजह से जो है ये हमारे पास जो आयंस होते हैं, जो यानी कि जो केटायंस हैं, जो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बने थे आयनाइजेशन चैम्बर में, और यहाँ से नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे मूव किए थे, और वही जो केटायंस हैं मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होने की वजह से हम लोग उन आयंस को जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, उनकी सेपरेशन हो जाती है। एक्चुअली जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास आयन को जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। आयन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, मास टू चार्ज रेशियो जो है अगर ये हमारे पास जो है वो कम होगी, ये कम होती है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, मास टू चार्ज रेशियो अगर कम होती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास, रेडियस वो भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अगर मास टू चार्ज रेशियो कम है तो इसका रेडियस भी कम होगा। यहाँ पे था कि वो सर्कल में मूव करना शुरू हो जाते हैं, सर्कल में मूव इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके मास चार्ज रेशियो की वजह से हम लोग इसका सेपरेट कर लेते हैं, और वो सर्कुलर में पाथ में मूव कर, जो सर्कल पाथ में जब वो मूव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मास टू चार्ज रेशियो जो है वो उनका कम है। जब मास टू चार्ज रेशियो उनका कम होगा तो उनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी हमारे पास जो है वो कम होगा। और अगर जो है और अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो इसका मतलब उनमें जो है वो डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्ट होना है, जहाँ पे उन्होंने जो डिफ्लेक्ट होना है उनमें डिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। पॉजिटिव आयन है ये जो मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे ये ग्रुप्स की फॉर्म में मूव करते हैं एक दूसरे के बाद, यहाँ पे इनके जो है ग्रुप्स की फॉर्म में मूव कर, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मीटर के ऊपर गिरेंगे आके। इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन लेते हैं किसी भी जो है इसके साथ, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा m/e जो है मास टू चार्ज हमारे पास H2R/E के बराबर आ जाएगी। एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास है स्ट्रेंथ है, ये एच हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ई हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये वाला ई जो है ई हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद आर की बात करें तो आर हमारे पास है रेडियस, कर्वेचर का रेडियस, किसी भी सर्कुलर पाथ पे उसका रेडियस होगा। उसके बाद इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है ये आयन को कलेक्ट करना, इसका काम जितने भी आयंस जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, आइसोटोप के जितने भी आयन वो जो है वो इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर आके जब गिरेंगे तो ये जो आयन है उनको कलेक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप होगा। यहाँ पे जो है जब इस डिटेक्टर के ऊपर जितने भी यहाँ से आयंस आइसोटोप्स जो हैं उनके आयंस जो बन गए थे आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर, वो सारे आयंस जब इसके ऊपर आके गिरते हैं तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप होता है। ये जो इलेक्ट्रिक जो है करंट की जो स्ट्रेंथ है हर केस के अंदर वो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताती है। का काम है डिटेक्टर जो है वो हमें बताएगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये जो करंट की स्ट्रेंथ है हर केस में वो हमें जो है वो रिलेटिव अबंडेंस देती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें देती है रिलेटिव अबंडेंस। और हमारे जो है रिलेटिव अबंडेंस हमें यही चाहिए था कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है इनकी, उसके बारे में जो है हमें आइडिया देना है। इस स्पेक्ट्रो जो है वो हम मीटर ने, स्पेक्ट्रोमीटर का काम ये है कि हमें इसने अबंडेंस जो रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटोप्स की उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। और वो तभी होगा जब जो है वो सबसे पहले यहाँ से सैंपल होगा, सैंपल जो है वो सबसे पहले यहाँ पे उनके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनने के बाद जो है वो आयनाइजेशन चैम्बर में जाएगा। आयनाइजेशन चैम्बर में इस फिर जो है टंगस्टन फिलामेंट या हीटेड फिलामेंट की वजह से वो जो है वो उनको हीट अप करेगा, हीट करने से जो है हमारे पास वो सेपरेट हो जाएंगे आयंस की फॉर्म में। आयंस जो है वो हमारे पास आयंस की फॉर्म में जो सेपरेट हो गए आयंस बन गए, और वो जो हमारे पास आयन है वो पॉजिटिव आयन होंगे। पॉजिटिव आयन जो है हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस वो होने की वजह से 500 से 2000 होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो नेगेटिव ग्रिड की तरफ या नेगेटिव फील्ड की तरफ मूव करेंगे। जब नेगेटिव फील्ड की तरफ मूव करेंगे इसके बाद हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पास आउट होते जाएंगे और जो है इसमें सेपरेशन होगी, वो पार्टिकल जो है वो हमारे पास कैटायंस जो है वो सेपरेट होंगे मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे। मास टू चार्ज रेशियो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है सर्कल में उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर उनका कम होगा तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो वो डिफ्लेक्ट करेंगे। डिफ्लेक्ट करने के बाद जो है वो हमारे पास इस यहाँ पे आकर डिटेक्टर के ऊपर या इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरेंगे। अब इसका डिटेक्टर का काम क्या, डिटेक्टर का काम यह है कि इसने जो है वो हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है ये डेवलप कर, जब इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक करंट की वो हमें बताएगा कि हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस जो वो कितनी है, वैल्यूज़ जो है हमें एक्सप्लेन कर देगा। डिटेक्टर के बाद हमारे पास ये वाला 6 वाला है, ये हमारे पास है एम्पलीफायर।
एम्पलीफायर का क्या काम है? एम्पलीफायर का काम ये है कि इसने जो आयनिक करंट बना है उसके एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई करने के बाद एम्पलीफाई कहता है उसके की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के बाद जो है एम्पलीफाई करने के बाद उसको नेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा, उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा रिकॉर्डर में। 7वां पार्ट हमारे पास है रिकॉर्डर। उसको जो है वो रिकॉर्डर में मूव करवाएगा। रिकॉर्डर जो है वो क्या करेगा, वो एक ग्राफ बनाएगा। रिकॉर्डर हमें रिकॉर्ड करने में यानी कि ग्राफ बनाने में हेल्प आउट करता है। रिकॉर्डर जो ये क्या करेगा, इसका काम है ग्राफ बनाना। जो रिलेटिव अबंडेंस हमें यहाँ पे आई थी उसको एम्पलीफायर में एम्पलीफाई करेगा और रिकॉर्डर में भेजेगा। रिकॉर्डर क्या करेगा, ये इसका काम है ग्राफ बनाना। ये हमें जो है वो ग्राफ के बारे में आइडिया देगा, ग्राफ बनाएगा। और वो जो ग्राफ हमारे पास जो है वो प्लॉट होगा उसे हम लोग कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। ये था सारा इसके जो है वो इसके बारे में। इसको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं कार्बन 12 के साथ। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया कार्बन 12 गैस के साथ, हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। करंट की जो स्ट्रेंथ है उसे हम लोग जो है वो उसके बारे में आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो डिफरेंट मेथड, इसके अलावा और तरीके भी हैं जो हम लोग आइसोटोप की जो है सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। उन तरीक़ों में हमारे पास जो है वो गैशियस जो है वो डिफिन भी आ जाती है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ये जो भी हो रहे हैं ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जो है आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए। गैशियस हमारे पास जो है वो डिफ्यूजन आ सकती है। इसके बाद जो इसमें डिस्टिलेशन हो सकती है। डिस्टिलेशन के बाद जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हो सकता है, लेज़र सेपरेशन। ये सारी मेथड्स जो हैं, ये सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए। ये सारा था इसके जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।